हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और फिजिक्स का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बताने वाला हूं अभी फिजिक्स का। और जितना न्यूमेरिकल बताऊंगा उससे बार आप लोगों के एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। अगर इतना न्यूमेरिकल आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यार बच्चों, गारंटी है मेरा कि आपके फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन करके चले आओगे, क्योंकि वही प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। फालतू का कोई भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ फ्री में मिलता है मेरे चैनल पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन हो जाइए। डेली आपको पीडीएफ मिलता है, यहाँ पढ़ाया जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बिल्कुल समय नुकसान नहीं करूंगा आप लोगों का कि लिखने में समय व्यर्थ जाए। आप लोगों को पूरा रंगीन पीडीएफ देता हूं ताकि आप फ्री में उसको पढ़कर अच्छे नंबर ला पाओ। बस इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेना जो प्रश्न मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। और बिल्कुल आसान तरीके से बताना होगा। कोई न्यूमेरिकल अगर लगाना भी नहीं जानता है तो आज की इस वीडियो में एक एक वर्ड उसको समझ में आने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, एक एक वर्ड आपको समझ में आने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। प्रश्न यह है कि दो बिंदु आवेश +9 तथा +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। अब मेरे प्यारे जो बहुत सारे बच्चों पढ़ेंगे, इनको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। मैं आपको एक एक वर्ड आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है। मान लेते हैं एक बिंदु यहां पे और एक बिंदु यहां पे। ध्यान समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो दो बिंदु आवेश है, एक को हम मान लेते हैं +9E, इसको हम लोग मान लेते हैं +9E। इतना तो समझ में आ गया। और इस वाले बिंदु आवेश को हम लोग मान लेते हैं कि +KE है। तो दो बिंदु आवेश को मैंने मान लिया। इसके बाद बोला है कि एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, मतलब इनके बीच की जो दूरी है, इनकी बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वह 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर, यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद क्या बोला है, इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो हमको तो मालूम है नहीं कि कहां पर रखें, तो मान लेते हैं कि उस Q आवेश को, जो यह आवेश 9E है, उससे x दूरी पे हम लोग मान लेते हैं कि x दूरी पे अगर हम उस बिंदु को रख दें तो वो संतुलित हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये बिंदु, इसको हम लोग मान लेंगे Q है। हमें तो मालूम एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेता हूं कि x दूरी पर अगर उस बिंदु Q को रख देंगे तो वह संतुलित हो जाएगा। मतलब Q से लेकर +9E की दूरी क्या है, x सेंटीमीटर है। यहां तक आपको समझ में आया। अब एक बात बताइए कि पूरी दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है और 9E से लेकर Q तक की दूरी x है, तो यह वाली दूरी क्या होगी, QE की दूरी क्या होगी। तो यह दूरी होगी आपकी 16 में से घटा दीजिए x, होते हो जाएगा 16 - x सेंटीमीटर। यह वाली दूरी हो जाएगी Q + E की दूरी। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आसान है, इस डायग्राम को समझा। अब देखिए करना क्या है। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे कूलाम के नियम से। अब यहां पे नियम क्या लगेगा हमारा, कूलाम के नियम से। अब नियम यहां पे लगाएंगे कूलाम का नियम। मैंने कहा था कि फार्मूला आप लोग याद कर लेना, फार्मूला नहीं याद आएगा तब तक आप हल नहीं कर पाओगे फिजिक्स के क्वेश्चन। तो कूलाम नियम से है, और कूलाम के नियम से हम लोग यहां पे लगाएंगे। कूलाम का नियम यह कहता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 9E + Q के बीच की दूरी का यहां पे हम लोग निकालेंगे बल। इसके बाद हम लोग निकालेंगे Q + E की दूरी के बीच के बल लगाएंगे। अब निकालने के बाद तब इसको हम संतुलित करेंगे, क्योंकि पूछा है कि बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है ना कि इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन हो, मतलब यहां से लेके यहां तक का बल और यहां से लेके यहां तक का बल दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो। तो पहले हम लोग निकालेंगे 9E + Q के बीच का बल, इसके बाद दूसरा निकालेंगे Q + E के बीच का बल। दोनों को निकाल के यहाँ पे बराबर कर देंगे। देखिए, तो कूलाम के नियम से पहले हम लोग यहां तक निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे F1, पहला बल निकाल रहे हैं तो लिखेंगे F1। तो F1 बराबर, फार्मूला क्या कहता है कूलाम का नियम, कि F1 बराबर 1/4πε0 इंटू में क्या होता है, Q1 × Q2 बटे में R² यही तो होता है।
कूलाम का नियम यही तो कहता है। यहाँ पे आप लोगों को कोष्टक में घेर देना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ बिल्कुल अच्छे से लड़का किया हुआ है। घेर दिया आपने, एक एक वर्ड समझ में आएगा, बस ध्यान से आप देखिए। अब आप करोगे क्या, वैल्यू रखो। तो अगर हम यहां से F1 निकालते हैं तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में Q1, Q1 का वैल्यू तो हम लोग मानेंगे 9E, तो ये हो जाएगा 9E प्लस Q2, Q2 का वैल्यू यहाँ पे Q है तो यहाँ पे Q मानेंगे, और बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर की दूरी क्या है यहाँ पे, 9E प्लस Q के बीच की दूरी क्या है, x। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, x। तो आर स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, एक एक आराम से समझा रहा हूं। और ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर पहला। यह बन गया आप लोगों का समीकरण नंबर पहला। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम इसी तरह निकालेंगे F2। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे, Q प्लस E के बीच की दूरी निकालेंगे। फॉर्मूला सेम वही लगेगा, बस F1 की जगह यहाँ पे F2 निकाल देंगे। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला पहलू तो आप लोगों का ऐसे ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पे Q1 इंटू Q2। तो यहाँ पे अब Q1 क्या हो जाएगा, Q1 अब यहाँ पे E हो जाएगा, आई इंटू Q2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और बटे में आर स्क्वायर। लेकिन आर यहाँ पे अब दूरी चेंज हो जाएगी, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोगों को, यहां तो कोई डाउट नहीं। अभी इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर दूसरा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए। अब यहाँ पे इसको बराबर कर देते हैं संतुलन की स्थिति में। तो हम लोग लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, तो यहाँ पे एडिंग डालेंगे हम लोग, संतुलन की स्थिति में। आप बस ध्यान से देखते जाइए, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल फेस के नंबर कर सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि दोनों को बराबर करेंगे। बराबर का मतलब हम करेंगे कि F1 को हम F2 के क्या कर देंगे, बराबर। तो F1 को जब हम F2 के बराबर करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो F1 का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9E प्लस Q बटे में एक्स स्क्वायर। इसको हम बराबर कर देंगे F2। F2 का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे E इंटू Q बटे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। कर दिया हमने बराबर। अब जो कटेगा उसको कटाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो, कट गया। कट गया कि नहीं आपके सामने। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो E से E कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इधर सिर्फ 9 बचा, बटे में नीचे आपका बचा एक्स स्क्वायर, बराबर इधर आपके क्या बचा, ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या बचा आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। यहां तक समझ में आ गया। अब करोगे क्या, तो 9/x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यार बच्चों, 3/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। ठीक है, बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/16 माइनस x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये घात बराबर है तो ये घात जो है आपस में कट जाएंगे, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे तिर्यक का गुणा कर दो, इसका गुणा आप इसमें कर दो, इसका गुणा आप इसमें कर दो। चलो करके दिखाओ। तो 16 का गुणा 3 में करोगे तो 16 3 48, ये क्या हो गया 48, माइनस 3 का गुणा x में करोगे तो हो जाएगा 3x, बराबर x का गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा सिर्फ x। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। यह हो जाएगा आपका 48 बराबर x प्लस 3x उधर जाएगा, प्लस 3x नहीं माइनस 3x उधर जाएगा, तो प्लस 3x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 48 बराबर x और 3x मिलकर होता है यहाँ पे 4x। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो आप यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें, x बराबर क्या हो जाएगा
48 बटे की क्या हो जाएगा 4। जब आप 4 से घटाओगे 48 को तो यक्स बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी के 8। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 12। यक्स की वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है। अब बताइए कोई भी ऐसा लड़का है जिसको न समझ में आया हो? ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको ना समझ में आया हो। इतना डिटेल में इतना एक एक वर्ड हमने बताया है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, ये पहला प्रश्न है जो कि मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिको फैराड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तो उनके बीच परावैद्युत पदार्थ 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, इसको भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। यह प्रश्न जो है मेरे प्यारों बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसको भी बिल्कुल आप आसान तरीके से एग्जाम में करके आओगे, एक भी प्रश्न छोड़ोगे नहीं। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आपको दिया है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिको फैराड, मतलब सी का वैल्यू आपको दे रखा है। सी बराबर आपको वैल्यू दे रखा है 16 पिको फैराड। कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे लिखेंगे, 16 पिको फैराड दे रखा है। इसके बाद बोला है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तो उनके बीच परावैद्युत पदार्थ 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी? ठीक है। अब यहाँ पे समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, अब आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र मालूम होगा, मैं लिख देता हूं डिटेल में। सूत्र क्या होता है कि समांतर, बिल्कुल डिटेल में लिखूंगा, आप नोट कर लीजिए इसको। समांतर प्लेट, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C बराबर फार्मूला होता है कि एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। अब मेरे प्यारों जो इनटू में के भी होता है, लेकिन के यहां पे नहीं लेंगे क्योंकि वायु की बात कर रहा है। तो वहां पे वायु है तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब 1 का गुणा करोगे मेरे प्यारों जो इतना ही आने वाला है। तो वायु का जब भी बात आए तो के का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहां मेन फार्मूला बन गया कि सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। ठीक है, इसको आप इस तरह बॉक्स में क्या कर दो, पैक कर दो। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मेरे प्यार बच्चों, जो कि यहाँ पे समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता बराबर ये होता है, जो कि वैल्यू ऑलरेडी सी का वैल्यू दे रखा है कि 16 पिको फैराड दे रखा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, सी की जगह हम लोग लिख देंगे 16 पिको फैराड बराबर, यहां पे हो जाएगा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बताइए। इतना हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से एक चीज देखिए कि यहां पे बोला है क्या कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, तो प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दिए जाए, तो प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर कहा है कि उसकी दूरी को 2/3 कर दिया जाए। तो डी को 2/3 करने का मतलब कि 2/3 डी कर दिया। डी नहीं बल्कि उसको 2/3 डी करेगा, क्योंकि उसने बोल रखा है कि प्लेटों की दूरी को घटाकर 2/3 डी कर दिया। तो ये डी की वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? जो क्वेश्चन में बोला है बस वही चीज हम किए हैं। अब यहां पे एक चीज और बोला है कि परावैद्युत पदार्थ 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाता है। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ मतलब के का वैल्यू, तो के का वैल्यू यहां पे दिया है 3। की का वैल्यू क्या दिया है? यहाँ पे 3 दे रखा हुआ है। जो जो चीज दिया उसने हमने क्या किया, अच्छे से नोट किया। इसके बाद हमें निकालना है संधारित्र की धारिता। लास्ट में यही पूछा है ना, संधारित्र की धारिता। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी निकल के आएगा बिल्कुल, आप बस आराम से देखिए। यहां लिखेंगे हम लोग लास्ट फाइनल संधारित्र की धारिता, क्योंकि जितना मान हम लोगों को निकालना था सब लिख दिया हमने। संधारित्र की धारिता, तो यहां से जब हम लोग संधारित्र की धारिता जब निकालेंगे तो फार्मूला क्या कहता है संधारित्र की धारिता बराबर, तो यहाँ पे C1 बराबर मान लेंगे। ठीक है, सी डैश बराबर मान लेंगे कि के एप्सिलॉन नॉट ए
बटे डी, यह फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता निकालने का। तो यहाँ पे जब हम लोग सी डैश निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, के जो कि परवैद्युतांक है जो कि 3 दिया है, तो के का वैल्यू 3 है तो 3 लिखोगे, इंटू एप्सिलॉन नॉट का आप एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, ए को आप ए लिखोगे, बटे में डी, तो डी का वैल्यू कितना है 2/3 डी, तो हो जाएगा आप लोगों का 2/3 डी। यहां तक क्लियर है चीजों सबको, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए अब यहां से क्या होगा, सी डैश बराबर, ध्यान समझिए, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 9, तो 9 बटे ये नीचे बच जाएगा 2, तो 9/2 इंटू कोष्टक में क्या बचेगा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और बटे में क्या बच जाएगा यहाँ पे डी। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? अब यहां से ध्यान से समझिएगा, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा 9/2 इंटू, अब यहां पे देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया था, देखिए ध्यान से मैं दिखा देता हूं, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी का वैल्यू क्या दिया है 16 पिको फैरेड, तो इतना को हम लिख सकते हैं 16 पिको फैरेड, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया 16 पिको फैरेड, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब यहां से ध्यान से आप देख पा रहे हो कि 2 से कटा दो, 2 8 है 16, 8 बार में कट गया, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा 9 8 72, तो हो जाएगा 72 पिको फैरेड। ठीक है, संधारित्र की धारिता निकल के आ गया 72 पिको फैरेड। क्या यही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों? जी बिल्कुल यही आंसर है। अब बताइए सारे बच्चों को समझ में आया? आप लोग कहते हो कि नहीं सर न्यूमेरिकल बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल नहीं, समझाने वाला मिल जाए तो बिल्कुल आसान होता है, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, एक एक वर्ड भले समय लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा है, एक बार वीडियो देख लिए ना जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारे चैनल पे तेज से तेज और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हैं, सबको लेकर साथ चलना पड़ता है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न आपने नोट कर लिया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न बता रहा हूं आप उसको फिट कर लीजिए दिमाग में, वो 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है, यदि इस संधारित्र की धारिता अगर 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसको भी बेहतरीन तरीके से एक एक वर्ड में आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है, एक एक वर्ड, तो ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। देखिए कैसे लगाते हैं इसको, अब जो चीज दिया उस पर विचार कीजिए। यहां पे आपको बोला है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, अब व्यास 8 सेंटीमीटर दिया ना, तो चीजों को यहीं से स्टार्ट कीजिए। व्यास का मतलब होता है कि डी, तो कैपिटल डी से हम लोग व्यास का डिनोट करते हैं, तो डी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया ना, तो आप डी बराबर 8 सेंटीमीटर लिखिए। क्या लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, लिख दिया आपने। जब डी बराबर 8 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या आर बराबर आप कहोगे कि आर बराबर फार्मूला होता है डी बटे के 2, मतलब त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो यहां से आप आराम से आर का वैल्यू जब निकालोगे तो आर बराबर डी बटे 2, मतलब कि डी का मतलब 8/2, जब इसको कटाओगे तो 2 चौक को 8, तो यहां से आप देखोगे तो आर बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सेंटीमीटर में वैल्यू लेना नहीं है, हमें लेना है मीटर में। जो मीटर में लेना है तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर को जो मीटर में चेंज करोगे तो आर बराबर देखने को मिलेगा आपको कि 4 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर आएगा, क्योंकि हम लोग 100 का क्या कर देंगे भाग कर देंगे। जब 100 का भाग करोगे मतलब 10 पे पावर 2 का भाग करोगे तो ऊपर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो आर बराबर आ गया आप लोगों का 4 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर। मेरे प्यारों जो हमने कुछ किया नहीं है, सेंटीमीटर को सिर्फ मीटर में चेंज किया है, ठीक है, वैल्यू को हमेशा मीटर में लिया जाता है। तो यहाँ पे हो गया आर बराबर इतना। अब जैसा आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे एक चीज बोला है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर, प्लेटों के बीच वायु भरी है। वायु भरे का मतलब क्या होगा, के का वैल्यू हमेशा 1 होगा। मैंने कहा वायु की अगर बात आया तो के का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके क्या बात बोला है कि यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोले की धारिता के बराबर हो, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात किया है, तो यहाँ पे कैपिटल आर माना हूं, तो इस त्रिज्या को हम लोग, इस त्रिज्या को हमने स्मॉल आर माना है, तो इस त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर मान लेंगे, ठीक है, जो कि गोले की त्रिज्या है। तो आर बराबर हम लोग मान लेंगे 100 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज कर दिए, बिल्कुल, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता ही है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा।
यह आपके गोले की त्रिज्या है। समझ में आ गया आप लोगों को। पूछा है कि इसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच की दूरी मतलब डी बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है कि डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रश्न के अनुसार जो बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार जब हम लोग देखेंगे तो समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। प्रश्नानुसार में क्या हमसे पूछा है कि संधारित्र के हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। अभी हमने जिक्र किया है उस क्वेश्चन को, पिछला क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि समांतर, फार्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को, समांतर आपको लिखना पड़ेगा तभी एग्जाम में नंबर देगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, धारिता बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको मालूम है, यह होता है आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। के भी होता है लेकिन वायु की बात है तो के बराबर एक होगा, तो इसलिए कोई मतलब निकलेगा नहीं, इसलिए एप्सिलॉन नॉट बटे डी लिख दिया। यह फार्मूला हुआ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, उसने एक वर्ड बोला है वही सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि वर्ड में इसने बोला है कि यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो। अब गोले की धारिता के बराबर हो तो विलगित गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो बराबर करोगे। तो यह विलगित, यहां पे लिखोगे विलगित गोलीय, विलगित गोलीय चालक की धारिता, चालक की धारिता, धारिता जो कि सी से डिनोट करते हैं, सी बराबर क्या हो जाएगा, तो यह होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना है, इसके यहाँ पे देखिए आर माना है तो इसलिए कैपिटल हमने आर लिखा है यहाँ पे। यह होता है विलगित गोलीय चालक की धारिता, जो कि बोला है कि यह जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको बराबर कर देते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ लिख के कि प्रश्नानुसार बराबर बोला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी बराबर है विलगित गोलीय चालक की धारिता के, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर है। यहां तक चीजें समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल। अब यहाँ ए की वैल्यू तो मालूम है नहीं, तो ए का वैल्यू निकाल देते हैं। ए बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है। तो यहां से ए बराबर हम निकाल देते हैं, ए बराबर हो जाएगा मेरे प्यारों बच्चों पाई, तो पाई को पाई रहने दो, इंटू आर। आर का वैल्यू अभी आपने देखा शुरू में कि आर का वैल्यू 4 × 10⁻² मीटर है। तो यहाँ आर का वैल्यू लिख देंगे हम लोग कि 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए बराबर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, पाई गुणा करोगे तो 16 पाई गुणे 10⁻⁻4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। अब मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा है तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो यहाँ ए का वैल्यू भी क्या हुआ, निकल के सामने आ गया, ठीक है, ये ए का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ वैल्यू रखिए आप लोग सिंपल, तो चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ए का वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 16 पाई गुणे 10⁻⁻4 बटे में डी, डी हमको तो निकालना है, बराबर ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर का वैल्यू 1 आया है। आप कहोगे आर का वैल्यू 1 कहाँ था, देखो कैपिटल आर का वैल्यू 1 ही मीटर तो है, तो कैपिटल आर का वैल्यू हमने 1 मीटर रखा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गया। अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, यहाँ 4 से यह 16 4 बार में क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ डी अगर हम निकालें तो डी बराबर क्या बचा, डी बराबर डी का गुणा 1 में करोगे तो डी, इधर कुछ नहीं है तो सिर्फ ये बचेगा आप लोगों का 4 × 10⁻⁻4 मीटर। तो क्या यही आंसर है, जी बिल्कुल यही आंसर है। आप बताइए हर एक बच्चे को समझ में आया होगा, इतना आराम से कोई यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, कोई नहीं पढ़ाएगा, और क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कराएगा, पढ़ाने के बाद छोड़ो। हमने इतना अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को आप लोगों को बता रहा हूं ताकि एक एक वर्ड आपको समझ में आए, कि एक बार वीडियो अगर आपने देख लिया तो फिर भूलने का नाम नहीं लोगे। तो इतना डिटेल में एक एक वर्ड, तब जाके मैं आप लोगों को एक एक वर्ड बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बस जितना बता रहा हूँ आप उतना तैयार कर लो। क्लियर है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के, पहला बताना कि प्रतिरोध पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तार की प्रतिरोधकता क्या होगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोग पहला हल कर रहे हैं, प्रतिरोध निकाल रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है कि एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, मतलब नया प्रतिरोध क्या होगा। पहले वो तार जो था वह आप लोगों का आर था, अब उसको खींचकर तिगुना कर दिया गया। तो बताइए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे n बराबर दिया है 3। जब भी गुना दे दे, कि गुना की बात कर तो n की वैल्यू होता है। बोला है ना 3 गुना, मतलब n बराबर 3 होगा, 3 गुना। पहला हमें निकालना है प्रतिरोध। उसने बोला है कि प्रतिरोध निकालिए। अब मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला आप लोग दिमाग में अपना फिट कर लो, कि जब भी 3 गुना 4 गुना देने के बाद पूछे प्रतिरोध, मतलब वो नया प्रतिरोध पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है कि नया प्रतिरोध क्या होगा अगर 3 गुना कर दिया जाए तो फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि जब नया प्रतिरोध पूछे तो नया प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, यह फॉर्मूला होता है जब भी एन गुना करने के बाद आपसे नया प्रतिरोध पूछे तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। मैं इसे कोष्टक में क्या कर देता हूँ, पैक कर देता हूँ, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हो गया। अब देखिए नया प्रतिरोध को हम लोग आर डैश मान लेते हैं, तो आर डैश बराबर क्या होगा, एन का वैल्यू दिया है 3, तो इसका 3 स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध आर है तो इसको आर मानेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आर डैश बराबर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आर। तो पुराना प्रतिरोध आर डैश बराबर कितना आ गया, नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध बराबर 9 आर। इसका मतलब है कि कितना गुना हो जाएगा, प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूं, इतना कोई आराम से समझाएगा नहीं आप लोगों को। चलिए पहला पार्ट सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट है यहाँ पे क्या बोला है, तार की प्रतिरोधकता। अब ध्यान से एक चीज समझना, तार की प्रतिरोधकता पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा, पहले हेडिंग डालिएगा तार की प्रतिरोधकता। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है आप लोगों को। तार की प्रतिरोधकता आप हेडिंग बनाकर, तार की प्रतिरोधकता हेडिंग बना के लिखिएगा इसमें, कि तार की प्रतिरोधकता जो रहेगी वो नियत रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। अब आप कहोगे कि नियत क्यों रहेगी सर जी, ऐसा क्यों हुआ कि नियत रहेगी, तो इसका भी कारण है। इसलिए नियत रहेगी क्योंकि प्रतिरोधकता यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो जो लिख रहा हूं उसको आप नोट कीजिए, आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखिएगा कि प्रतिरोधकता चालक पर, चालक कहिए या तार कहिए, चालक पर नहीं, चालक पर नहीं बल्कि, चालक पर नहीं बल्कि इसके पदार्थ के, इसके पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसलिए वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, निर्भर करता है। बस इतना आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो गया। प्रतिरोधकता पूछा है तो प्रतिरोधकता वही नियत रहेगी। इसलिए नियत रहेगी क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि इसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे तार को n गुना कर दो, 20 गुना कर दो, 50 गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो नियत ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को। एक और बचा है तीसरा, पूछा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तीसरा पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अनुगमन वेग पूछा है। क्या पूछा है, अनुगमन वेग, कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि अनुगमन वेग मतलब होता है कि v सफिक्स d जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके लंबाई के। ठीक है,
तो अनुगमन वेग जो होता है लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अनुगमन वेग जो है वह लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अनुगमन वेग बढ़ेगा तो लंबाई घटेगी, या यह बढ़ेगा तो यह क्या होगा, अनुगमन वेग घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा v सफिक्स डी बराबर v सफिक्स डी व्युत्क्रमानुपाती जो होगा 1/L। लंबाई कितना है, तो लंबाई 3, तो यहाँ पे 3 लिख दोगे क्योंकि लंबाई n बराबर 3 गुना था, मतलब लंबाई को 3 गुना कर दिया, तो L की जगह हम लोग लिखेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे कोष्टक में लिख देना कि 1/3 हो जाएगा, मतलब अनुगमन वेग जो है 1/3 हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व हो गया। तो इतना डिटेल आप लोगों को कौन समझाएगा, मैं इतना आराम आराम से समझा रहा हूं ताकि फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन आसानी से करके आ पाओ। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर स्टार बना लो, ये प्रश्न जरूर से आपके एग्जाम में आने वाला है। प्रश्न क्या है कि 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, बस ध्यान से आप देखिए। तो 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में, अब यहाँ एल का वैल्यू दे रखा है, देखिए ध्यान से, एल बराबर दिया है 5 हेनरी, तो आप एल बराबर 5 हेनरी लिख दिया, कितना सिंपल है। इसके बाद देखिए कह रहा 0.1 सेकेंड में, यहाँ पे आपको डेल्टा टी का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा टी बराबर दिया है 0.1 सेकेंड दे रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा आई की बात करें तो डेल्टा आई बराबर फॉर्मूला होगा कि I2 माइनस I1। I2 यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो I2 यहाँ पे देखोगे तो यह है आप लोगों का अंतिम धारा, I1 क्या है, प्रारंभिक धारा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा कि अगर हम यहाँ से डेल्टा आई निकालें, बिल्कुल बिल्कुल आसान होता है, डेल्टा आई निकालूं तो डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। तो शून्य हो जाती है मतलब कि जो अंतिम उसका धारा है वो शून्य हो जाता है। अब मानस प्रारंभिक धारा कितना है, 5 है, तो हो जाएगा 0.0 - 5। तो यहां से अगर हम डेल्टा आई निकालें तो डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 में से 5 घटाओगे तो -5, धारा है तो उसका यूनिट होगा एम्पियर में। तो आई डेल्टा आई का वैल्यू निकल गया 5 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमें क्या किया, एल का वैल्यू मालूम चल गया, यहां से डेल्टा टी का वैल्यू मालूम चल गया, यहां से आपको डेल्टा आई का वैल्यू मालूम चल गया, तो तीनों वैल्यू हमें मालूम चल गया। अब यहाँ पे पूछा है कि विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, बस फार्मूला लगाइए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होगा, फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला हो जाएगा कि -L कोष्टक में डेल्टा आई बटे डेल्टा टी कोष्टक बंद, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ई बराबर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एल का वैल्यू तो 5 दे ही रखा था आपने देखा, गुड़े डेल्टा आई का वैल्यू भी -5 है, और बटे में डेल्टा टी का वैल्यू कितना है आप लोगों का 0.1, तो हो जाएगा 0.1। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो ई बराबर आ जाएगा 5 का गुणा 5 में करोगे तो आ जाएगा 25, और बटे में 0.1। अब हो जाएगा ई बराबर, अब यहां से दशमलव अगर आप हटाते हो तो एक अंक बाद दशमलव, तो एक जीरो ऊपर आप बढ़ा दो तो हो जाएगा ई बराबर 250। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना गया, 250 वोल्ट आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या यही आंसर है, जी बिल्कुल यही आंसर है। अब कितना सिंपल है आप देख लो, यही आंसर हो गया। तो कितना डिटेल में एक एक वर्ड मैंने आप लोगों को बताया, अब इतना आसान कोई भी आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं बता पाएगा। तो क्लियर है मेरे प्यारों से, समझ में आ गया। वीडियो बहुत काफी लॉन्ग हो गया, 30 मिनट से पार हो गया होगा वीडियो। अभी हमने 5 ही प्रश्न इसमें बता पाया, अभी बहुत सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूं, अभी 10 प्रश्न बचा हुआ है, तब जाके आप कर पाओगे। तो ये पार्ट 1 में इतना ही प्रश्न रहने देता हूं, कल एक वीडियो फिर बनाऊंगा पार्ट 2 का, जिसमें कि 10 क्वेश्चन जो बचा है उसको और उसको डिटेल में समझा दूंगा। 15 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो सारे फिजिक्स के प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारों की वीडियो को लाइक कर देना,
और इसका पीडीएफ मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से चले जाओ, ज्वाइन हो जाना। ये पूरा हल से पीडीएफ आपको दे दूंगा, यहाँ समझ लो, वहां से उतार लेना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।